नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पर क्या है कि प्रपंच का आपने अभाव सिद्ध किया, किससे? नेनानास्ति किंचन से कि प्रपंच का अत्यंता भाव है। अब वो अत्यंता भाव को अगर आप व्यवहारिक मानेंगे, ब्रह्म से पृथक मानेंगे प्रपंच अत्यंता भाव को, तो द्वैतापत्ति होगी। ये प्रसंग आ रहा है। तो इसका उत्तर एक दिया गया कि प्रपंचा भाव जो है भ्रम की निवृत्ति किम स्वरूप होती है? अधिष्ठान स्वरूप होती है। जैसे रजत में सर्प की निवृत्ति किम स्वरूप है? नहीं, सुक्ति मदेत की निवृत्ति, सुक्ति में सर्प की, रस्सी में, रज्जु में सर्प की निवृत्ति किम स्वरूप है? तो रस्सी स्वरूप है, रज्जु स्वरूप है। तो भ्रम की निवृत्ति किम रूप होती है? अधिष्ठान स्वरूप होती है। माने अभाव को अधिकरण स्वरूप मान करके यहाँ पर प्रपंचा भाव को अगर अधिकरण स्वरूप मान लिया हमने, अधिष्ठान स्वरूप मान लिया, तो द्वैतापत्ति का निषेध हो गया। ठीक है। अब फिर प्रसंग हुआ कि प्रपंचा भाव को आपने ये सिद्ध किया कि प्रमेयत्वादी का ब्रह्म में प्रमेयत्वादी सभी जो हैं प्रपंचा भाव को जब व्यवहारिक मानेंगे, इस पक्ष में क्या हो जाएगा कि जब संपूर्ण प्रपंच का अत्यंता भाव है, वो व्यवहार में है, व्यवहारिक है, तो प्रमेय का भी अत्यंता भाव होगा, प्रमेय का भी अत्यंता भाव होगा। तो यहां पर क्या सिद्ध हो रहा है? पहले दो प्रसंग अध्ययन कर लीजिए कि संपूर्ण प्रपंच का ब्रह्म अत्यंता भाव का प्रतियोगिक कथन किया गया है। तो वो जो अत्यंता भाव है, प्रपंच का अत्यंता भाव अधिकरण स्वरूप मानने पर द्वैतापत्ति नहीं होती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि ब्रह्म में प्रपंच का अत्यंता भाव है, इस पक्ष में पूरे प्रपंच का अत्यंता भाव है, तो प्रपंच में ही अंतर्पाती कौन है? प्रमेय अविधेय, जिसको नैयायिक केवलान्वयी कहता है। भाई प्रपंच में, दृश्य में ही तो प्रमेय विधेय है, प्रपंच में ही है। तो कहते हैं पूरे प्रपंच का जब अत्यंता भाव है तो फिर प्रमेय का भी अत्यंता भाव मिलेगा, अविधेय का भी अत्यंता भाव मिलेगा। तो स्ववृत्ति माने कि प्रपंच जो है कि आधेयता, वृत्ति माने आधेयता का विरोधी, वृत्ति मत कौन जाएगा? प्रमेयवत अत्यंता भाव हो जाएगा, उसका प्रतियोगी प्रमेय हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो वो सब प्रतियोगी हो जाने से केवलान्वयी सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि प्रतियोगी केवलान्वयी सिद्ध नहीं मानते हैं। अब प्रतियोगी जो हो, अत्यंता भाव का प्रतियोगी जिसे केवलान्वयी मानते हैं। इस प्रकार से इस पक्ष में सबका अत्यंता भाव लेकर के दोष दिया गया। माने ब्रह्म में प्रपंच का अत्यंता भाव जो है वो अधिकरण स्वरूप जिस पक्ष में माना, उस पक्ष में कोई द्वैतापत्ति आदि दोष नहीं आया। दूसरे पक्ष में जो प्रपंच के अत्यंता भाव को जब व्यवहारिक माना गया, तो व्यवहार काल में भी सबका अत्यंता भाव है। ठीक है। प्रपंच में सबका अत्यंता भाव, ब्रह्म में सबका अत्यंता भाव, प्रपंच का अत्यंता भाव, प्रमेय का, विधेय का, सबका अत्यंता भाव है। तो सभी प्रतियोगी हो गए। तो यहां पर प्रश्न हुआ कि प्रपंच के अत्यंता भाव को जब व्यवहारिक मानते हो, व्यवहारिक मानते हो, तो व्यवहारिक मानने पर पुनः उसका ये निषेध करोगे। भाई आप जब ब्रह्म ज्ञान से माने कि आपने क्या किया कि पहले पहले आपने क्या सिद्ध कर रहे हैं कि प्रपंच के अत्यंता भाव को, ठीक है, ननु एवं तरही, ये ले रहे हैं ना यहां पर। तो जब उसको व्यवहारिक माना है
तो व्यवहारिक मानने पर क्या हो जाएगा, उसका भी निषेध होगा। जैसे व्यवहारिक जगत का निषेध करते हो, वैसे ही प्रपंच के तंता भाव का भी निषेध करना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान से। इस प्रसंग को ध्यान में रखिएगा कि प्रपंच के तंता भाव को जब व्यवहारिक मान रहे हो, जैसे ब्रह्म ज्ञान से नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियों से क्या हो जाता है कि प्रपंच का जैसे बाध होता है, प्रपंच का निषेध होता है, वैसे ही प्रपंचा भाव भी व्यवहारिक है, तो उसको भी क्या है, उसका भी निषेध होगा। तो प्रपंचा भाव का जब निषेध होगा, तो जैसे घट के अभाव का निषेध कर दिया, माने घट के अभाव का अभाव किया, तो क्या सिद्ध हो जाता है, घट सिद्ध हो जाता है। घट के अस्तित्व का जो विरोधी था कौन था, घटाभाव था। घट के सत्व का विरोधी कौन था, घटाभाव था। अब घट के सत्व का विरोधी जो घटाभाव था, उस घटाभाव का अगर हमने निषेध कर दिया, तब घट का सत्व फिर सुरक्षित हो गया। जैसे देवदत्त को मारने आने वाला यज्ञदत्त जो है, अगर यज्ञदत्त को मार दिया जाए, तो देवदत्त का अस्तित्व जीव का सुरक्षित है। ठीक है, ऐसे ही घट के सत्व का विरोधी जो घटाभाव था, उस घटाभाव का अगर हम निषेध कर दें, घटाभाव नहीं है, तो घट का सत्व सिद्ध हो जाता है। ये प्रसंग ठीक है ना, दिमाग में बैठ रहा है। ठीक यही गति यहां लगा लो कि प्रपंच के सत्यत्व का अस्तित्व का विरोधी जो प्रपंचा भाव था, उस प्रपंचा भाव का आपने किससे, ब्रह्म ज्ञान से निषेध कर दिया, तो फिर ब्रह्म प्रपंचगत जो सत्व है फिर सिद्ध हो जाएगा। पंक्ति सरल ही है, कोई कठिन नहीं है। शंकावादी की शंका भी ठीक है कि जब प्रपंचा भाव को अधिकरण स्वरूप न मान करके व्यवहारिक माना जाएगा, माने प्रातिभाषिक तो मानते नहीं है। आपके खंड संख्या 5 में देखना अद्वैत सिद्धि के कौन सी टीका है आप पर अद्वैत सिद्धि की, आप वाली ही है स्वामी जी, आप वाली है स्वामी जी। 3 टीका है कि दो एक ही टीका वाली है? 2 टीका है, नहीं एक ही टीका है, सत्यानंद प्रबोधि का। ये स्वामी जी इसमें ये लिखा है द्वितीय भाग में, और इसकी जो अनुक्रमणिका है इसमें ये पहले वाला ही है, शुरू में ही है वो मिथ्यात्व का जो है। नहीं, प्रथम जो है, प्रथम में देखो, जो प्रथम भाग है जिस पर की 2 टीका है, कैलाश विद्या प्रकाश का, सत्यानंद प्रबोधिका जी और जी मूल में अद्वैत सिद्धि, यही है ना? जी जी। हाँ, तो इसके पृष्ठ 25 और 24 पर देखो, पृष्ठ 24 पर, हाँ जी 24 पर देखो, 5वें खंड में लिखा है उपरोक्त प्रपंच प्रतियोगिक तंता भाव अतात्विक ही है। माने 2 प्रसंग हुआ, एक तात्विक माना जाएगा, तात्विक माना जाएगा। तो दूसरा पक्ष, एक पक्ष में तो उन्होंने तात्विक माना, तात्विक मानकर अधिकरण स्वरूप मान लिया। खंड संख्या 3 में, खंड संख्या 3 में क्या मान लिया उसे, पृष्ठ 24 पर देखना, हमने खंड खंड लिखा जिससे तात्विक खंड संख्या 3 में, तात्विक खंड संख्या 3 में लिखा है कि प्रपंच निषेध के अधिकरणी भूत ब्रह्म स्वरूप से उक्त भाव अभिन्न होने के कारण से उसके तात्विक जी। होने पर भी द्वैतापत्ति नहीं होगी। माने प्रपंचा भाव किम स्वरूप है, अधिकरण स्वरूप है। हाँ जी जी स्वामी जी, मिला है। डॉक्टर साहब मिला कि नहीं? 24 पृष्ठ में है ये वाला, वो भी मेरे पास ना वो मिला नहीं, मैं देख रहा हूँ। आप बताते जाए स्वामी जी, मैं बीच में खोल 24 पेज पर जो है खंड संख्या 3 देखो, पुस्तक नहीं है क्या आप पर? पुस्तक नहीं है ये, दो मेरे पास, ये वाली पुस्तक नहीं है, बाकी तो भाग है, पंचम है, चतुर्थ है और द्वितीय भाग, ऐसे 3 पुस्तकें हैं। द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ये नहीं है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम है कि नहीं है? चतुर्थ पंचम तो है, तृतीय नहीं है। तृतीय तृतीय
द्वितीय तृतीय नहीं है, प्रथम भी नहीं है, प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं है आप पर, तो कोई नहीं देखेंगे वहां से शायद चतुर्थ तो होगा, एक आधा यहाँ भी होगा, नहीं तृतीय। इस पे उपलब्ध है, मैं मंगा लूंगा जो ये दक्षिणामूर्ति से है उपलब्ध, उनकी वहीं से हमने हाँ, दक्षिणामूर्ति से ही है। दक्षिणामूर्ति वाले करते क्या है कि वो पहला वाला जो एक टीका वाला भाग है वो दे देते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा, वो 2 टीका वाला भाग लेना चाहिए, कैलाश विद्या प्रकाश का सत्यानुप्रबोधि का, इस भाग को लीजिएगा। चलिए देखिए, तो यहां पर जो है मूल प्रसंग क्या आ रहा है कि जिस पक्ष में प्रपंचा भाव अधिकरण स्वरूप माना जाएगा उस पक्ष में जो है द्वैतापत्ति नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं आई। अब इस पर पूर्व पक्षी ने पुनः शंका उठाई कि भाई अगर उसे द्वैता भाव को क्या मान लिया, अधिकरण स्वरूप मान लिया, तात्विक मान लिया, तो वो कह रहा है तात्विक अभाव का प्रतियोगी भी तात्विक होता है, ऐसा तर्क दिया है। तो ये है, इस व्याप्ति में विचार दिया कि भाई नेदम रजतम, इस तात्विक निषेध के प्रतियोगी रजत जो है तात्विक नहीं होता है। ये प्रसंग बीच में उठाया गया अद्वैत सिद्धि में। माने देखो, 2 पक्ष है आपके सामने कि ब्रह्म में प्रपंच का तंता भाव आया, पहली कोटि पे यहां चलो, वो प्रपंचा भाव क्या है? तो सिद्धांति ने कहा वो अधिकरण स्वरूप है, तात्विक अधिकरण स्वरूप, द्वैतापत्ति हट गई। अगर प्रपंच के तंता भाव को अलग रखे, ब्रह्म को अलग रखे, द्वैत हो गया, 2 पदार्थ से जाएगा। इन्होंने कहा अधिष्ठान स्वरूप है तात्विक। तो उसने कहा कि तात्विक अभाव का प्रतियोगी तात्विक होता है। जैसे घट के अभाव का प्रतियोगी घट जो है तात्विक है। तो इन्होंने कहा ऐसा नियम नहीं है, जहां जहां तात्विक अभाव होगा उसका प्रतियोगी तात्विक होगा, ऐसा व्याप्ति नहीं है। क्यों? जैसे घट के अभाव का प्रतियोगी आपने घट को माना तात्विक, आपके व्यवहारिक काल को भी तात्विक मानते हो। कहते हैं नेदम रजतम से रजत का अभाव हुआ, रजत का अभाव व्यवहारिक है, तात्विक है तुम्हारी दृष्टि से, उसका प्रतियोगी रजत क्या है? कल्पित है। तो उनका खंडन हो गया। तो प्रपंच के अत्यंता भाव को अधिकरण स्वरूप मान करके, तात्विक मान करके द्वैतापत्ति आदि दोष का निवारण कर दिया। अब इन्होंने कहा कि उस प्रपंच के, अगर प्रपंच के अत्यंता भाव को अगर हम व्यवहारिक भी मान लें, तात्विक भी माने, तब भी कोई दोष नहीं है। द्वैत सिद्धिकार की एक शैली बड़ी पैनी शैली होती है कि पहले तात्विक मान करके समाधान कर दिया, आप करें अगर तात्विक अतात्विक भी मान लें तब भी कोई दोष नहीं है। किंतु अतात्विक मानने पर उन्होंने कहा कि अतात्विक मानेंगे तो अतात्विक में हमारे 2 भाग हैं, एक व्यवहारिक है, एक प्रातिभाषिक है। एक व्यवहारिक सत्ता वाला है, एक प्रातिभाषिक सत्ता वाला है। तो कहते हैं प्रपंचा भाव को हम प्रातिभाषिक सत्ता वाला तो नहीं मानेंगे, व्यवहारिक सत्ता वाला मानेंगे। तो माने प्रपंचा भाव व्यवहारिक है। तो प्रपंचा भाव व्यवहारिक है, तो उस व्यवहारिक पक्ष को लेकर के यहाँ पर अर्थदीपिकाकार ने कहा कि प्रपंच का भाव व्यवहार में है, जैसे घट का भाव व्यवहार में, इसे प्रपंच का भाव है। तो प्रपंच के अंतर्गत प्रमेय भी, अभिधेय भी, सब कुछ है। ठीक है भाई, जैसे व्यवहार में घट का अभाव है, ऐसे व्यवहार में प्रपंच का भी अत्यंता भाव है। तो प्रपंच का अत्यंता भाव, तो उसी प्रपंच के अंतर्गत प्रमेय विधेय सभी आते हैं, जिसको तुम क्यों ला नहीं मानते हो। तो स्ववृत्ति माने प्रमेय, वृत्ति माने आधेयता। प्रमेय के आधेयता का विरोधी कौन जाएगा? प्रमेयवान जो है अत्यंता भाव जो जाएगा, प्रमेय का अत्यंता भाव आधेयतावान हो जाएगा। उसका प्रतियोगी प्रमेय हो जाएगा, प्रतियोगी प्रमेय नहीं होगा, केवलान्वय इसमें नहीं जाएगा। ये तो हो गया। तो प्रमेयत्व पक्ष का तो खंडन कर, केवलान्वयी पक्ष का खंडन कर दिया। कि केवलान्वयी कोई पदार्थ होता है ऐसा इन्होंने खंडन कर दिया, केवलान्वयी पदार्थ होता है। ठीक हो गया। अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्याप्ति हम मानते ही हैं, व्यतिरेक व्याप्ति की अभी बात नहीं चली, अभी केवलान्वयी के खंडन कर रहे हैं।
तो कहते हैं केवलान्वयी में तो तुमने कहा प्रमेय विधेय केवलान्वयी, प्रमेय में केवलान्वयी हो नहीं सकता, उसका अत्यंता भाव हो गया, अतः क्या हो गया, उसका खंडन हो गया। अब प्रश्न आया कि दूसरा पक्ष उठाया गया कि प्रपंच के अत्यंता भाव को अलग से हम व्यवहारिक माने तो, यद्यप ये जो है, ये जो पक्ष उठा रहे हैं अर्थदीपिकाकार, ये शिखामणि कार का नहीं है, ये अपनी तरफ से कोई प्रपंच के अत्यंता भाव को व्यवहारिक मानने पर कोई दोष देना चाहे तो दोष देगा। तो उन्होंने किया क्या, द्वैत सिद्धि के ज्यों के त्यों टू कापी यहाँ लाके वेदांत परिभाषा में रख दी, शब्दों का भी हेर फेर नहीं किया है। बहुत से हो बहु पंक्ति जो है यहाँ इनको लिखना चाहिए था, द्वैत सिद्धि कारेण उत्तम, ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा नहीं है, ठीक ने। तो अब प्रपंच के अत्यंता भाव को व्यवहारिक माना। अब इस पक्ष को बड़े सरल भाषा में आपको बता रहे हैं कि जैसे घट का अभाव है, व्यवहारिक है, तो घट के अभाव का अभाव कर दो तो घट का सत्व सिद्ध हो जाता है। घट के सत्व का विरोधी कौन है, घट का अभाव, और घट के अभाव का अगर हम भाव कर दें, जब घट के सत्व का विरोधी का ही नाश हो गया तो फिर घट का सत्व सिद्ध हो जाएगा। हम जिसको सत्व कहते हैं, घट में सत्व कहते हैं, वो घट में सत्व को पारमार्थिक सत्य बोलता है। कौन बोलता है, द्वैतवादी, उसके यहाँ प्रपंच जो सत्य है, ठीक है। तो प्रश्न हुआ कि भाई घट का जो सत्व है, घट का जो सत्व है उसका विरोधी आया घटाभाव, और उसका घटाभाव का विरोधी कर दिया, तो घट का जो अभाव आया तो वहां पर जो क्या है कि घटाभाव का विरोधी हो गया, घटाभाव का विरोधी हो गया, फिर घटाभाव, तो घटाभाव का विरोधी जो फिर अभाव आया, घटाभाव का अभाव, एक अभाव और जोड़ लो, तो पहले नंबर पर घट, उस सत्य घट के सत्व का विरोधी घटाभाव, और फिर उस घटाभाव का विरोधी आ गया कौन, घटाभाव का अभाव, तो क्या सिद्ध हो जाता है, घट सिद्ध हो जाता है, घट का सत्व फिर सिद्ध हो जाता है, यही सिद्ध होता है ना, सरल बात है। कहते हैं ऐसे ही प्रपंच है, प्रपंच का अत्यंता भाव हुआ। तीसरे नंबर पर फिर आपने ब्रह्म ज्ञान से प्रपंच के अत्यंता भाव का निषेध कर दिया, क्योंकि आपकी द्वैतापत्ति होगी, इसलिए उसका निषेध किया। तो उसका निषेध किया तो प्रपंच एक नंबर, दो नंबर प्रपंच का अत्यंता भाव, तीन नंबर पर प्रपंच के अत्यंता भाव का अत्यंता भाव, तो फिर प्रपंच सिद्ध हो जाएगा। प्रपंचगत जो सत्व है, वो कहेगा पारमार्थिक सत्व, हम उसको अस्तित्व बोलते हैं, तो वो उसके जो सत्व का विरोधी जो है कौन, प्रपंच के सत्व का विरोध तो हुआ नहीं, क्योंकि प्रपंच के सत्व का विरोधी जो प्रपंच का अत्यंता भाव था उसका ये भाव हो गया, ठीक ने। उसी को लिखा जा रहा है, नन एवं तरही माने कि जब आपने प्रपंच के अभाव को, प्रपंचा भाव को व्यवहारिक माना और फिर उसका भी बाध करोगे, प्रपंचा भाव का अभाव करोगे ब्रह्म ज्ञान से, ठीक, तो फिर जो है एवं तरही माने प्रपंचा भाव को व्यवहारिक मानने पर, एवं तरही का अर्थ करना कि प्रपंचा भाव को व्यवहारिक मानने पर निषेधस्य बाध्यत्व, निषेधस माने वो प्रपंचा भाव जो निषेध है, निषेध कौन हुआ, प्रपंचा भाव, उसका फिर बाध करोगे किसके, ब्रह्म ज्ञान से, ठीक है। पंक्ति लग रही है, कहते हैं पारमार्थिक सत्व अविरोधित्वात्, कहते हैं वो तो पारमार्थिक प्रपंच के पारमार्थिक सत्व का उसमें अविरोधित्व है। प्रपंचगत जो पारमार्थिक सत्व है, आप ख्याल रखिएगा कि उसका विरोधी होता है, पारमार्थिक सत्व का विरोधी होता है प्रपंच का तंता भाव। उस प्रपंच का तंता भाव का हमने निषेध कर दिया,
प्रपंच के अत्यंता भाव को हमने निषेध कर दिया। तो अब प्रपंचगत जो पारमार्थिक सत्य था उसका विरोधी तो कोई रहा ही नहीं। तो फिर प्रपंचगत पारमार्थिक सत्य मानने की आपत्ति आएगी, द्वैतापत्ति हो गई। ठीक है, ये ज्योतिर्मयानंद जी क्या हो गए, ज्वाइन किए भी। हाँ, तो ये स्वामी जी प्रसंग यहाँ आपके सामने प्रॉब्लम आया हो रहा है, है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा इसलिए। अच्छा अच्छा, तो पारमार्थिक सत्य अविरोधित्वात् अर्थांतरम, अर्थांतरम माने जो विषय आप सिद्ध करना चाह रहे थे, ठीक है, बनाने चले थे गणपति और बन गया बंदर। तो वो सिद्ध करने चले थे आप, प्रपंच के सत्व का निषेध करने चले थे। प्रपंच का सत्व का निषेध क्या सिद्ध हो गया, प्रपंच में सत्व ही सिद्ध हो गया, ये अर्थांतर दोष आ गया। इति चेत, ये आपके सामने, ये प्रसंग आपके सामने आया। ठीक है, तो लिखो, इस पर व्याप्ति लिखो। व्याप्ति आपके उसमें लिखी हुई है, अगर आपने पढ़ा होगा तो व्याप्ति अद्वैत सिद्धि की टीका में सत्यानुप्रबोधिका में लिखी हुई है। वो सत्यानुप्रबोधिका में 2-2-4, 2-6-2-8 9वीं पंक्ति में लिखा है, यत्र यत्र निषेधस्य बाध्यत्वम् तत्र निषेधे पारमार्थिक सत्व विरोधित्वम्। ऐसी पूर्व पक्षी की व्याप्ति लिखना चाहो तो लिख लो, यत्र यत्र निषेधस्य बाध्यत्वम्। मिला ज्योतिर्मयानंद जी पुस्तक में, पृष्ठ 25 पर देखो, सत्यानुप्रबोधिका में ऊपर से 8वीं जी पंक्ति। मिला है, मिला है। हाँ, यत्र यत्र निषेधस्य बाध्यत्वम् तत्र निषेधे पारमार्थिक सत्व विरोधित्वम्। इसकी फोटो कॉपी खींच करके जो है वो ग्रुप में डाल देना, वो डॉक्टर साहब आगे जी भी जी देख लेंगे। ठीक है, ये 24-25 पेज का भेज देना ग्रुप में। स्वामी जी मिला तो है इसमें, ये मिल गई मुझे, पर हाँ, ये मिला, ये पृष्ठ 25 पे तो नहीं दिख रहा है था। वो आपका केवल एक ही टीका वाली पुस्तक होगी। अच्छा अच्छा, पृष्ठ 25 पे ये है, यत्र यत्र निषेधस्य निषेध अपेक्षा न्यून सत्यकत्वम्। नहीं नहीं, वो तो सिद्धांति का पक्ष है। उसके अच्छा, ऊपर 5 पंक्ति ऊपर देखो, कौन सी टीका है आप पर। सत्यानंद प्रबोधिका और कैलाश विद्या प्रकाशिका, ये है ना स्वामी हाँ, जी? तो उसमें देखो सत्यानुप्रबोधिका जहाँ लिखी है 25 पेज पर, उस पर जी, गिनो नीचे, ऊपर से नीचे आओ यत्र 8 यत्र पंक्ति। निषेधस्य बाध्यत्वं तत्र तत्र निषेधे पारमार्थिक सत्व विरोधित्वम्। हाँ, ऐसी व्याप्ति पूर्व पक्षी के अनुसार बनी। ठीक है, ऐसी व्याप्ति पूर्व पक्षी के अनुसार बना दी कि जहां पर निषेध का बाध हो जाता है वहां पर निषेध में पारमार्थिक सत्व का विरोधित्व आता है। वो निषेध जो है पारमार्थिक सत्व का विरोधी नहीं होता, ये शास्त्रीय भाषा है। और हम लोग क्या बोल देते हैं कि घट के अभाव का अभाव मतलब घट, घट का अस्तित्व सिद्ध हो गया। तो घट, यहाँ पंक्ति लगा लेना, जहां यहाँ पर निषेधस्य माने घटाभावस्य, जहां जहां पर निषेध कौन लेना, पहले से निषेध से घटा भाव लेना, उस घटा भाव का निषेध है, घटा भाव का निषेध से बाध्यत्वम, उस घटा भाव का बाद हो जाने पर, घटा भाव का बाद हो गया मतलब घटा भाव का अभाव कर दिया। ठीक, तो तत्र ऐसे स्थलों में निषेध है, निषेध मतलब घटा भाव में क्या जाएगा, पारमार्थिक सत्व विरोधितम, घटगत जो पारमार्थिक सत्व है उसका विरोधिता नहीं होती। बहुत ही सरल है पंक्ति, इसमें कुछ कठिन नहीं है भाई। जहां घट का निषेध किया माने घटा भाव कहा आपने, घट के रहते पर आपने क्या बोल दिया, घटा भाव बोल दिया। फिर घटा भाव का आपने फिर निषेध कर दिया माने घटा भाव का अभाव कहा। तो ये जो दूसरा है घटा भाव के अभाव का, अभाव कहा है,
तो कहते हैं जहां ऐसा हो जाता वहां पर निषेधे माने घटा भाव में, वो घटा भाव जो होता है घट पारमार्थिक सत्य माने घटगत जो पारमार्थिक सत्य है उसकी विरोधिता नहीं रहती है, माने घट के अस्तित्व का वो विरोधी नहीं रहता, अर्थात घट वहां पर सिद्ध हो जाता है। ठीक है, हाँ लगी पंक्ति, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है पंक्ति, हाँ जी स्वामी। जी अच्छा। इति चेत न, कहते हैं पहले से नहीं, अब इसका खंडन कर रहे हैं द्वैसिद्धि का। कहते हैं कि भाई स्वप्न में आपने देखा, स्वप्न देख रहा है और क्या देखा कि हाथी दौड़ाए हुए आ रहा है, और तब तक आदमी दोनों था, डरपोक भी था और लोभी था। तो डरपोक था इसलिए सपने में क्या दिख रहा, हाथी दौड़ा रहा, और लोभी था, हाथी हट गया तब तक उसको धन दिखाई देने लग गया, बहुत सोने चांदी धरे हुए हैं। भाई ज्ञातिक सत्य तो है ना, प्रादभाषिक पदार्थ क्या होते हैं, ज्ञातिक सत्य होते हैं, जब तक ज्ञान रहता तब तक उसकी सत्ता रहती है। तो देख रहा था हाथी, ने कहा कि दोनों गुण है, एक लोभी भी है और डरपोक भी है, तो डर के मारे उसे सपने में क्या दिखा, हाथी दौड़ा रहा है। तुरंत सपने में ही तब तक उसको क्या वृत्ति बन गई कि बहुत बहुत सोना की गठरिया आ रही है, तो हाथी के बात हो गया। तो गज हुआ और गज का अभाव हुआ, भाई हाथी दिखाई दिया ने, और जब सोना देखने लग गया तो क्या दिखाई पड़ गया, गजाभाव हो गया। तब तक किसी ने पैर खींचा, बोले चल जल्दी चलना है, उठ, तो जग हो गया। तो वहां पर गज और गजाभाव दोनों का निषेध हो जाता है। पूर्व पक्षी की व्याप्ति के अनुसार गज था पहले नंबर में, 2 नंबर में गजाभाव था, जब जग गया तो गजाभाव भी निवृत्त हो गया, तो फिर हाथी आ जाना चाहिए सामने उसके। गज हुआ 1 नंबर पे, 2 नंबर पे गजाभाव हुआ, 3 नंबर पे गजाभाव का भाव हो गया, तो फिर गज आना चाहिए, हाथी फिर तुरंत जहां खाट पे लेटा वहां हाथी आ जाना चाहिए, हाथी नहीं आता है। पंक्ति स्पष्ट हुई। तो मूल प्रसंग यह है कि पूर्व पक्षी ने जो व्याप्ति बनाई उस व्याप्ति में क्या दे दिया हमने, व्यभिचार दोष दे दिया कि व्याप्य है, निषेध का बाध हो रहा है। निषेध कौन था, गजाभाव, उसका बाध हो गया जगने पर। तो वहां पर जो है उस निषेध में गज के पारमार्थिक सत्य की विरोधिता नहीं रहती, बल्कि वहां पर सत्य की विरोधिता ही है, गज का भी अभाव रहता है, ये नहीं हाथी आ जाता है। हाँ पंक्ति लगी कि नहीं। जी स्वामी जी। सीधे सीधे सपने में आप देख रहे हैं हाथी, उसके बाद आपने देखा स्वर्ण, देख लिया स्वर्ण की टोकरी देख लिया, तो गज का अभाव। उसी समय किसी ने आके आपको जगा दिया, तो गज के अभाव का भी अभाव हो गया। तो गज के अभाव का भाव हो जाने से वहां हाथी आना चाहिए, लेकिन हाथी नहीं आता है। वहां पर क्या होता है कि गज का भी निषेध हो जाता है, गजाभाव का भी निषेध हो जाता है। जी स्वामी जी, ये तो स्वप्न में भी संभव है, सोना दिखा फिर कोई तीसरा पदार्थ दिख गया तभी भी गज नहीं लौटेगा। भाई कुछ भी दिख है, सपने में एक पदार्थ दिखा, उसका अभाव दिखा, फिर उसके बाद जगा दिया गया, तो जो फिर वहां पर हाथी नहीं आता है। ठीक है, तो आपने जो नियम बनाया था कि निषेध का अभाव कर देने पर पुनः जो है निषेध पदार्थ का सत्य सिद्ध हो जाना चाहिए, ऐसा होता नहीं है, खंडन हो गया। अब प्रसंग ये आया कि भाई घट लोक में क्या देखते हैं कि घट है और सामने क्या कह दिया, घटाभाव है। घट सामने होते हुए आदमी ने क्या कह दिया, घटाभाव। और किसी ने कहा बेवकूफ घटाभाव नहीं है, देख सामने, तो घटाभाव का निषेध कर दिया, सामने देखा घड़ा है।
घट मिल जाता है। यहाँ तो मिल रहा है और सपने में नहीं मिल रहा है, तो सिद्धांति कहते हैं हम तुम्हें व्याप्ति बना के दिखाते हैं। हमारी व्याप्ति क्या है उसी को लिखा रहा। पहले तो उनका व्याप्ति खंडन कर दिया। इति चेत न स्वप्नार्थस्य, माने यहाँ स्वप्न का अर्थ कोई ले लेना, गज ले लेना, शेर ले लेना, कुछ भी ले लेना। गज ले लिया, स्वप्न निषेधे, स्वप्न में ही उसका निषेध हो गया। ठीक है, ठीक। निषेधेन बाध्येन अपि, और फिर उसका क्या हो गया, स्वप्न में बाध्येन माने उसका जो है बाध हो गया। निषेधेन बाध्येन, या अभेदन अन्वय है, तृतीया तृतीया ख्याल रखना। स्वप्न निषेधेन बाध्येन अपि, कहने स्वप्न में निषेध के द्वारा उसका बाध हो गया। माने हाथी देख रहा था, स्वप्न में निषेध द्वारा बाध हुआ, माने गजाभाव हो गया। अब सोना देख रहा है, तो बाध दर्शनात्, फिर जगने पर क्या है, यहाँ बाध दर्शनात् करना, फिर जब जग गया तो वहां क्या देखा गया, गज का भी बाध देखा गया है, गजाभाव का भी बाध देखा। तुम्हारे व्याप्ति के अनुसार वहां हाथी आ जाना चाहिए, लेकिन हाथी आता नहीं। अब पूर्व पक्षी कहेगा भाई जगत में तो ये दिखाई दे रहा है, घट का अभाव करने घट आ रहा है, और सपने में नहीं आ रहा घट में। कहते हैं तुम्हारी व्याप्ति जो है, पहले व्याप्ति जगह आ रहा, लेकिन नियम क्या है उसको हम बतलाते हैं। बोले कि व्याप्ति तुम्हारी गलत है। न च निषेधस्य बाध्यत्वम पारमार्थिक सत्व विरोधित्व तंत्रम, कहते हैं आप जो कहते हैं जहां निषेध होता है, निषेध का बाध हो जाता है, निषेध माने घटाभाव का बाध हो गया। निषेध का मतलब यहाँ क्या चल रहा, प्रपंचाभाव, उसका बाध हो गया, तो प्रपंचगत पारमार्थिक सत्व का अविरोधित हो जाएगा। जहां निषेध का बाध हो जाता है वो पदार्थ के सत्व का विरोधी माना जाएगा। यही कहा जा रहा है ना। इस व्याप्ति को दिमाग में बैठा लो तब ये प्रसंग समझ में आएगा। 1 नंबर पर घट लिखो, 2 नंबर पर घटा भाव लिखो, और 3 नंबर पर घटा भाव का अभाव लिखो, नहीं तो फिर पंक्ति आपके दिमाग से भाग जाएगी, समझ में नहीं आएगा क्या कहा जा रहा है। तो 1 नंबर जो घट है, घटगत सत्व है, न्यायिक की दृष्टि से वो पारमार्थिक सत्व है, हमारे यहाँ व्यवहारिक सत्व है। तो 1 नंबर जो घट है उसमें लिखो पारमार्थिक सत्व, पूर्व पक्षी के अनुसार। उस पारमार्थिक सत्व का विरोधी कौन होता, 2 नंबर का घटा भाव। अब 3 नंबर पे लिखो घटा भाव का अभाव। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर का जो लिखा हुआ है घटा भाव, इसको बोल रहे हैं निषेध शब्द से। और 3 नंबर पर जो है घटा भाव का अभाव कह रहे हैं बाध्यत्व शब्द से। यहाँ जो शब्द है आपके बाध्य शब्द से कह रहे हैं। घटा भाव का बाध्य हो गया, किससे, घटा भाव के अभाव से। अब घटा लो, अब शब्दों को जहां जहां जो शब्द लिखे उसके शब्दावली को उसको मिला दो, तब प्रसंग आपको समझ में आएगा। तो यहां पर क्या है कि निषेधस्य, निषेधस्य माने घटा भावस्य, बाध्यत्व माने जो 2 नंबर पे लिखा है, 3 नंबर पे लिखो बाध्यत्व माने घटा भाव का अभाव। घटा भाव के अभाव से कर देने पर, घटा भाव का अभाव कर देने मतलब निषेध में क्या हो गया, बाध्यत्व। घटा भाव के अभाव करने पर क्या है, बाध्यत्व किसमें चला गया, निषेध में। जब निषेध ही नहीं रहा, जब निषेध ही नहीं रहा तो फिर घट में घटगत सत्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि निषेध ही घटगत सत्य का विरोधी था।
जब निषेध नहीं रहा तो वही लिख रहे हैं कि पारमार्थिक सत्व विरोधित्व, कहते वो पारमार्थिक सत्व का विरोधी होगा, अर्थात व्याप्ति वही घट गई कि यत्र निषेधस्य बाध्यत्वम तत्र निषेधे पारमार्थिक सत्व विरोधित्व, ऐसी व्याप्ति पूर्व पक्षी की घटी। कहते तंत्रम माने व्याप्यम, कहते ऐसी व्याप्ति हम नहीं मानते, ऐसी व्याप्ति हम नहीं मानते, क्योंकि ऐसी व्याप्ति का विचार स्वप्न में, स्वप्न के पदार्थों में देखा गया। स्वप्न के हाथी का अभाव हुआ स्वप्न में, और जागने पर गज के अभाव का अभाव होने पर भी गज वहां नहीं आता है। ठीक हुआ, स्पष्ट हुआ? पंक्ति देखो, थोड़ा विषय है, गंभीर है, बृहद प्रस्थानत्रयी का ग्रंथ है ये, टीका चल रही है। तो कहते हैं भाई तुम बतलाओ व्याप्ति, हमारी व्याप्ति तो खंडित हो गई, तुम्हारी व्याप्ति क्या है? क्योंकि घट व्यवहार काल में घट के अभाव का अभाव करने पर घट का सत्य सिद्ध हो रहा है, और स्वप्न में सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इसके लिए दूसरी व्याप्ति, यत्र निषेधस्य निषेध अपेक्षा न्यून सत्ता कत्वम, ये जो व्याप्ति है, जहां निषेध होता है वो निषेध की अपेक्षा से न्यून सत्ता कत्व होता है। ठीक है, तत्त निषेधे पारमार्थिक सत्व विरोधित्व, ये व्याप्ति सिद्धांति की, ऐसी व्याप्ति में दोष नहीं है। व्याप्ति लिखी, ये व्याप्ति जो सिद्धांति की व्याप्ति है, एक बार यत्र यत्र, टीका में है आपके द्वैसिद्धि वाली टीका में, यत्र यत्र निषेधस्य निषेध अपेक्षा न्यून सत्ता कत्वम तत्र निषेधे पारमार्थिक सत्व विरोधित्वम। ठीक हुआ? अब चलो देखो, दो पदार्थ होता है, एक निषेध बोलते हैं, एक निषेध्य बोलते हैं। पहले पदार्थ समझो। निषेध जैसे घटाभाव, ये निषेध हुआ, और इस घटाभाव से निषिद्ध किसको, निषिद्ध किसे किया आपने? घट को। तो निषेध्य हो गया घट, और निषेध हो गया घटाभाव। निषेध हुआ घटाभाव, घटाभाव जो निषेध के द्वारा जिसका निषेध होता है उसे निषेध्य कहते हैं। घटाभाव के द्वारा किसका निषेध करते हो? घट का। तो घट को शास्त्रीय भाषा में क्या बोले? निषेध्य। तो घटाभाव के द्वारा जो निषेध हुआ कौन? घट। घट क्या हो गया? निषेध्य। ठीक, अब यहां पर देखो, घटाभाव और घट, घटाभाव बराबर निषेध लिखो, और घट बराबर लिखो निषेध्य। तो दोनों की सत्ता कैसी है? व्यवहारिक, सम सत्ता है। न्यून सत्ता नहीं है, कम सत्ता नहीं है, सम सत्ता है। ठीक है, इस समझ में आ गई बात? तो व्याप्ति क्या हुई कि जहां निषेध की अपेक्षा से निषेध अपेक्षा न्यून सत्वाकत्वम, निषेध की अपेक्षा से न्यून सत्ताकत्व किसमें हो? निषेध में हो। निषेध में न्यून सत्ताकत्व,
तत्र तत्र निषेधे, कहते उस निषेध में क्या होता है, पारमार्थिक सत्व का अविरोधित्व होता है। पंक्ति लग रही कि नहीं? चले आगे। तो वहां पर प्रसंग क्या हुआ आपके सामने, अब घटा कर देखो कि प्रसंग है कि जैसे निषेध है, पहले निषेध लिया घटा भाव, अब यहां पर उस निषेध की अपेक्षा से जो निषेध घट है उसकी अपेक्षा से न्यून सत्ताकत्व नहीं है, यहाँ समान सत्ताकत्व है। ठीक है, समान सत्ता न्यून सत्ताकत्व नहीं है। यहां पर घटा भाव का निषेध होने पर क्या हो जाएगा, घटगत पारमार्थिक सत्व सिद्ध हो जाएगा। अगर न्यून सत्ताकत्व होता, यहाँ पर निषेध की अपेक्षा से निषेध की जो है न्यून सत्ताकत्व नहीं है, समान सत्ताकत्व है। यहां पर देखो मूल में दूसरी प्रसंग से घटाया गया, देखो न च निषेधस्य बाध्यत्वं पारमार्थिक सत्य विरोधित्व तंत्रम किंतु निषेध अपेक्षा न्यून सत्ताकत्वम, निषेध की अपेक्षा से न्यून सत्ताकत्व होता है, वहां पर जो है पारमार्थिक सत्व का अविरोधित्व होता है। अब इसमें इन्होंने घटाया है, जैसे सामने रजत है, ध्यान रखो सामने रजत है, या कोई भी ले लो, घट ले लो, सामने घट है या रजत है, कोई पदार्थ ले लो, पहले घट लेकर समझो जो हम घटा भाव बोल रहे थे। तो सामने जो है घट है और भ्रम हो गया घट नहीं है, अंधेरे आदि के कारण से भ्रम हो गया कि घट नहीं है। क्या है, घटा भाव है। अब यहां पर देखो घट की सत्ता क्या है, व्यावहारिक, और घटा भाव की घटा भाव की क्या है, व्यवहारिक भ्रम है। घटा भाव प्रातिभाषिक है। प्रातिभाषिक। हाँ, जी अरे जी, भाई सामने घट है ना, सामने घट रखा है, भ्रम जी। और घट सामने घट रहने पर भी क्या भ्रम हो गया, अंधेरे के कारण से भ्रम हो गया, घटा भाव है। जी जी, समझ। घटा भाव की सत्ता कैसी है, प्रातिभाषिक। प्रातिभाषिक है। प्रातिभाषिक जी। तो निषेध घट की सत्ता व्यवहारिक है और घटा भाव की सत्ता कैसी है, प्रातिभाषिक है। तो निषेध की अपेक्षा से निषेध की सत्ता कैसी है, न्यून सत्ता है। अरे निषेध हुआ घट जी और निषेध हुआ घटा भाव, वो है व्यवहारिक, प्रातिभाषिक है। तो व्यवहारिक सत्ता की अपेक्षा से न्यून सत्ता किसकी हो गई, घटा भाव की। अब ऐसे घटा भाव की जो न्यून सत्ता वाला घटा भाव है, उस घटा भाव का अगर निषेध कर दोगे तो घट के पारमार्थिक सत्व का वो घटा भाव विरोधी नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, घट के सत्व का सिद्धि कर देगा। घट के सत्व की सिद्धि वो कर देगा, ठीक ने। जी अब रही बात, कहते हैं कि जहां पर न्यून, प्रपंच में देख लो, प्रपंचा भाव कैसा है, प्रपंच है व्यवहारिक, और प्रपंचा भाव कैसा है, वो भी व्यवहारिक है। ठीक,
तो दोनों की न्यून सत्ता है नहीं, अतः प्रपंचा भाव का निषेध कर देने से प्रपंचगत सत्व की सिद्धि नहीं होगी। व्याप्ति का नियम न्यून सत्ता जहां होती है वहां पर उसका निषेध करने पर उसकी सत्व की सिद्धि होती है। समान सत्ता हो तो उसका सत्व का निषेध नहीं होगा स्वामी। माने निषेध की अपेक्षा से निषेध की न्यून सत्ता हो, कम सत्ता हो, तब उस निषेध का निषेध कर देने पर क्या जाता है, निषेध पदार्थ की सिद्धि हो जाती है, उसके सत्व की सिद्धि हो जाती है। यहाँ पर विद्यार्थी को समझने के लिए निषेध शब्द से क्या कहा जा रहा है, निषेध शब्द से क्या कहा जा रहा है, इन दोनों शब्दों को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक पंक्ति नहीं लगेगी। अलग अलग लिखवा दिया, एक निषेध होता है, एक निषेध होता है, फिर एक निषेध का भी अभाव होता है, उसका भी निषेध करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर घट है सामने, दूसरा दृष्टांत पकड़ लो, सामने रजत है, ये सब देंगे पुस्तक में, रजत है और भ्रम हो गया कि रजत नहीं है। ठीक है, तो रजत की सत्ता व्यवहारिक, रजत का जो भ्रम हुआ, रजता भाव भ्रम हो गया, रजत का भाव है, वो हो गया प्रातिभाषिक। अब उस रजता भाव का निषेध कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो रजत के सत्व की सिद्धि हो जाती है, उस सत्व का विरोधी नहीं होता है, सत्व की सिद्धि हो जाती है। ये प्रसंग यहां पर कहा गया है। तो अब प्रकृति तुल्य सत्ताकत्वाद विरोधित्वम अविरुद्धम, कहते हैं प्रकृति में क्या है कि जहां हम आप लड़ रहे हैं न्यून सत्ताकत्व तो है नहीं, जगत जो है व्यवहारिक है, जगता भाव व्यवहारिक है, न्यून सत्ताकत्व तो है नहीं। तो जगता भाव का अगर हम निषेध कर देंगे तो न्यून सत्ता तो है नहीं, अतः वो पारमार्थिक सत्व का कैसा है, विरोधी ही होगा, अविरोधी नहीं होगा। नहीं होगा। ये पंक्ति जी जी स्वामी। तत्र ही निषेधस्य निषेधे प्रतियोगी सत्वं में आती, यत्र निषेधस्य निषेध बुद्धिया प्रतियोगी सत्वं व्यवस्थापते निषेध मात्रं तु न निषिद्धते, यथा रजते नेदम रजतम इति प्रतीति अनंतरम इदम न रजतम इति ज्ञानेन रजतम व्यवस्थापते न निषेध मात्रम निषिध्यते, यत्र तु प्रतियोगी निषेध उभयो भी निषेध तत्र न प्रतियोगी सत्वम। ये प्रसंग अलग से शुरू हो रहा है। तो आपके सामने 3 पंक्ति चली, ये 3 पंक्तियों से बतलाया गया कि 1 नंबर पर घट, 2 नंबर पर घटाभाव, 3 नंबर पर घटाभाव का अभाव। पूर्व पक्षी ने कहा था कि घटाभाव का अभाव कर देने पर घट के सत्व की व्यवस्था होती है, उसके अनुसार व्याप्ति बनाई गई, यत्र निषेधस्य बाध्यत्वम तत्र निषेधे पारमार्थिक सत्व विरोधित्वम, ऐसी व्याप्ति बनाई तो उसका सिद्धांति ने प्रातिभाषिक पदार्थ में क्या सिद्ध कर दिया, चाहे स्वप्न के पदार्थ ले लो चाहे जागृत के पदार्थ ले लेना। जागृत के पदार्थ में क्या लेना कि रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ, और फिर हुआ किसी ने फिर भ्रम हो गया नहीं नहीं सर्प नहीं तो लाठी है, तो पहले सर्प था फिर सर्प का अभाव हो गया, और फिर किसी ने आके उस रस्सी को खींच दिया, ऐसे रस्सी खींची बोले कहीं नहीं है सर्प बने, कुछ नहीं है, रस्सी खींच उसके सामने दिखा दिया ये देख रस्सी है, तो वहां सर्प सर्पा भाव दोनों का निषेध हो गया। तो सर्प और सर्पा भाव का अभाव माने वहां सर्प थोड़ा सिद्ध हो जाता है, चाहे स्वप्न के पदार्थ पकड़ लेना। तो इस पर सिद्धांत ने कहा कि यहाँ न्यून सत्ताकत्व होता वहां पर जो है विरोधिता होती है, लेकिन जहां सम सत्ताकत्व होता वहां विरोधिता नहीं होती, दोनों का निषेध हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, दोनों का निषेध हो जाता है। ब्रह्म स्थल पर दिखाया कि जैसे
समस्थल पर जो है वहां पर क्या दिखा रहे हैं कि आपके सामने ये रजत है, रजत का अभाव हुआ, फिर रजत के अभाव का निषेध किया। जहां रजत था वहां भ्रम हो गया, रजता भाव है, फिर उसका निषेध हो गया। वहां रजता भाव का निषेध होने पर रजत का सत्व सिद्ध हो जाता है। क्यों? कि रजत की अपेक्षा से रजता भाव कैसी है? न्यून सत्ता वाला। ठीक, अविरोधी हो जाएगा ना स्वामी जी, निषेध है? पारमार्थिक सत्व का अविरोधी हो जाएगा, न्यून अविरोधी हो जाएगा सत्ता। इसके सत्व का जी। अविरोधी। कहा नहीं, यहाँ सत्व का विरोधी रहेगा। जहाँ न्यून सत्ता तत्व रहेगा उसके सत्व का विरोधी रहेगा। हाँ, पारमार्थिक सत्व का विरोधी रहेगा, ठीक है। यहाँ न्यून जी। सत्ता तत्व होता वहां पारमार्थिक सत्व का विरोधी रहता है। अब रस्सी है, जहां पर रस्सी में आपने देखा सर्प, फिर सर्प का अभाव हुआ, तो वहां रस्सी और सर्प का अभाव, फिर सर्प के अभाव का फिर अभाव हुआ। ठीक, तो वहां सर्प के अभाव का अभाव जो हुआ व्यवहारिक सत्ता वाला। ठीक, उससे निषेध जो सर्प रस्सी का भाव हुआ, सर्प का भाव, वो कैसा है? न्यून सत्ता तत्व है। वहां पर नहीं, न्यून सत्ता तत्व नहीं घटाइएगा, यहाँ पर न्यून सत्ता तत्व लीजिएगा। वहां पर ब्रह्मस्थल को ही लेना पड़ेगा, यहाँ रस्सी में नहीं घटेगा। ब्रह्मस्थल को घटाइएगा रजत वाले स्थल पर। कि सामने सर्प है, भ्रम हो गया कि सर्प नहीं है, फिर निषेध हो गया कि सर्प नहीं, ऐसी बात नहीं, फिर सर्प की सिद्धि हो जाती। इस प्रकार से न्यून सत्ता तत्व जहां होता है वहां पर जो है विरोधिता जो होती है वो अविरोधित तो होता है। प्रकृति में क्या है? प्रपंच और प्रपंचाभाव की समसत्ता है, अतः इसमें क्या है? यहाँ विरोधिता नहीं रहेगी, अपितु ये पारमार्थिक सत्व का विरोधी ही होगा, अविरोधी नहीं होगा। ये आपको दिखाएगा। शेष अगला प्रसंग जो है एक अलग से है, उसको कल बतलाते। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।